जादुई सुनहरे कछुए का जादू। बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर गांव में एक तालाब था। तालाब में एक सुनहरा कछुआ रहता था। अगर उस तालाब में सुनहरे कछुआ को जो भी देखता और देखते ही मन्नत मांगता तो वो मन्नत पूरी हो जाती थी। तालाब के किनारे कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ के लोग मानते थे कि कृष्ण जी का आशीर्वाद इस तालाब पर है। एक बार शाहीनपुर नामक गांव में बहुत भयंकर गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से हर तरफ सूखा पड़ गया। वहां के राजा इंद्रदेव परेशान हो गए थे। राजा इंद्रदेव अपने दरबार के ज्ञानी लोगों को बुलाते हैं। राजा इंद्रदेव महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री, गांव का क्या हाल है? महाराज, गांव की हालत अच्छी नहीं है। चारों तरफ सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग परेशान हैं। सूखा पड़ने की वजह से हम कर भी नहीं वसूल पा रहे हैं। हमारे गांव के खर्चे कैसे पूरे होंगे? हम अपने गांव को कैसे बचाएं? आप सब लोग अपनी अपनी सुझाव दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी, जिसका नाम सुजीत है, वो राजा इंद्रदेव से कहता है, महाराज, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मैं वो उपाय आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। तुम अपना उपाय सबके सामने बताओ। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं वो बात सबके सामने नहीं बता सकता। अच्छा चलो ठीक है, चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और वहीं पर अपना उपाय बताना। सुजीत राजा इंद्रदेव के साथ उनके कमरे में जाता है। सुजीत राजा इंद्रदेव से कहता है, महाराज, वीरपुर गांव में एक जादुई तालाब है। उसमें एक जादुई सुनहरा कछुआ रहता है। अगर उस जादुई सुनहरे कछुए से कुछ भी मांग ले तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। जादुई सुनहरा कछुआ, क्या ये सच है? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। सुजीत, अगर तुम्हारी ये बात गलत हुई तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी और सही हुई तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। ठीक है महाराज, मुझे आपकी बात मंजूर है। राजा इंद्रदेव महामंत्री को आदेश देते हुए कहता है, महामंत्री, जाओ जल्दी से रथ तैयार करो। मैं, राजकुमार और सुजीत वीरपुर जाएंगे। महाराज, मैं अभी रथ तैयार करता हूँ। महामंत्री तैयारी में लग जाता है और राजा इंद्रदेव अपने बेटे प्रताप देव के पास जाता है और उससे कहता है, प्रताप देव, हमें वीरपुर गांव जाना है, आप जल्दी तैयार हो जाइए। पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दबाजी में वीरपुर गांव क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में चारों तरफ सूखा पड़ गया है। गांव के लोग भी भूखे मर रहे हैं और हमारे दरबार के भी हालत खराब है। इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए हम वीरपुर गांव जा रहे हैं। ठीक है पिताजी, अपने गांव के लोगों के लिए जो भी करना हो तो मैं उसमें आपका हमेशा साथ दूंगा। थोड़ी देर बाद राजा इंद्रदेव, राजकुमार प्रताप देव और सुजीत वीरपुर गांव पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे गांव में हरियाली है और गांव के लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। राजा इंद्रदेव को वहां देखते ही गांव के सभी लोग चौंक जाते हैं। राजा इंद्रदेव, राजकुमार प्रताप देव और सुजीत गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताते हैं और उस जादुई सुनहरे कछुए के बारे में भी बताते हैं। उनकी बात सुनकर मुखिया कहता है, महाराज, आपकी परेशानी का समाधान अभी नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ मुखिया जी? राजकुमार जी, जादुई सुनहरा कछुआ सिर्फ जन्माष्टमी के दिन अपना दर्शन देता है। जन्माष्टमी आने में अभी 3 महीने हैं। 3 महीने हैं अभी जन्माष्टमी में, लेकिन हम जल्दी उस जादुई सुनहरे कछुए से मिलकर जाएंगे। मुखिया और इंद्रदेव हैरानी से राजकुमार को देखने लगते हैं। राजकुमार प्रताप कहता है, पिताजी, आप पूजा पाठ की सामग्री मंगवा दीजिए और पंडित जी को भी बुला लीजिए। थोड़ी देर में सब इंतजाम हो जाता है। सभी लोग तालाब के किनारे मंदिर के पास चले जाते हैं। प्रताप देव अपने पिता इंद्रदेव से कहता है, पिताजी, हम यहाँ कृष्ण जी की पूजा करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कृष्ण जी हमसे खुश ना हो जाए। महाराज इंद्रदेव सोचते हैं, हम तो यहाँ सुनहरे कछुए को देखने आए थे और राजकुमार प्रताप देव यहाँ पूजा पाठ करवा रहे हैं। राजकुमार प्रताप देव पंडित जी से कहता है, पंडित जी, पूजा की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है राजकुमार जी, लेकिन मुझे पूजा किस चीज के लिए करना है? पंडित जी, हमें कृष्ण भगवान को खुश करना है। ठीक है राजकुमार जी। पूजा शुरू हो जाती है। पूजा में गांव के सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पूजा 6 दिन तक चलती रहती है।
7वें दिन पूजा फिर शुरू हो जाती है। सुबह सुबह काले बादल आसमान में दिखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शाहीनपुर गांव में भी होने लगती है। सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। राजकुमार मंदिर के पास ही बैठा रहता है। तालाब का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक आ जाता है। तभी प्रताप देव को लगता है कि उसे कोई प्रताप देव कहकर बुला रहा है। प्रताप देव कहता है, कौन है जो मुझे बुला रहा है? तभी प्रताप देव की नजर तालाब पर पड़ती है और वो जादुई सुनहरा कछुआ देखता है। वो कछुआ प्रताप देव से कहता है, प्रताप देव, मैं जादुई सुनहरा कछुआ हूँ। अरे वाह, जादुई सुनहरा कछुआ, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने आपके जैसा सुनहरा कछुआ कभी नहीं देखा। मैं भगवान कृष्ण जी का अंश हूँ। आपने मेरी इतनी तपस्या करी कि मुझे आना ही पड़ा। आपसे मिलकर मुझे भगवान श्री कृष्ण जी के भी दर्शन हो गए। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आपने तो पहले ही हमारी मदद कर दी है, इतनी अच्छी बारिश करके। बस आपसे एक और विनती थी कि हमारे गांव में एक ऐसा ही तालाब बना दीजिए जिससे कभी सूखा पड़े तो लोग बिना पानी के ना मरे। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आप लोगों ने इतने प्रेम भाव से पूजा की है कि भगवान कृष्ण भी बहुत खुश हैं। लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। सुनहरे कछुआ जी, आपने सही कहा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ मेरी प्रजा है। अगर प्रजा खुश रहेगी तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। राजकुमार, मैं आपकी बातों से बहुत खुश हुआ। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं आपको ये जादुई मोर पंख उपहार दे रहा हूँ। ये आपके बहुत काम आएगी। आपके गांव में जब भी कोई परेशानी आएगी, आप बस जादुई पंख से कहना, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर जादुई सुनहरा कछुआ तालाब के अंदर चला जाता है और राजकुमार महाराज इंद्रदेव और सुजीत के साथ अपने राज्य वापस चला जाता है। महाराज इंद्रदेव अपने राजकुमार का ज्ञान देखकर बहुत खुश होते हैं। इंद्रदेव सुजीत को बहुत सारा धन उपहार में देते हैं। सुनहरे कछुए के जादू से गांव में एक तालाब बन जाता है। गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। परी की जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी। जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है
कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे।
ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और 3 नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन 3 जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सब यहीं रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है, जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।